देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल से बता देता हूँ, नहीं आएगा समझ बताना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो थे ना। पहला क्या था, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था वही था रिपीट, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आता है। समझ गए, पता है ना। हाँ तुम्हें सब पता रहता है, बस बता नहीं पाते हो। रिफ्रैक्शन क्या है ये भी तुम जानते हो पहले से। एक होता है क्या, रेयरर मीडियम, एक क्या होता है डेंसर चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, बस रे जो बैंड होने का तरीका होता है वो बदल जाता है। अगर रेयर से डेंसर में आ रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, ये हम लोग पढ़े हैं। नॉर्मल जाता है, इसी से बनेगा। और क्या लॉ कैसे बनेगा। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। कौन सी रे है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो और ये है नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए। तो पहला लॉ क्या है इसका, पहला क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। समझ गए। लाई सेम प्लेन एंड मीट सेम पॉइंट। समझ गए कि नहीं। एक ही प्लेन पर लाइज करेंगे, लाई मतलब रहेंगे, समझ गए, ऐसे पड़े रहेंगे और एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। खत्म पहला लॉ। नहीं समझ गए, ये हम पढ़े ना। कौन क्या बताया। हाँ ऐसे कर रहे हो, बताओ क्या बताया तुमने। दूसरे लॉ से बना है, ध्यान से सुन लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 80% बच्चे 10th वाले को समझ में नहीं आता है। समझ गए। केवल 20% बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही से समझ पाते हैं। उस पहले जब मैं पढ़ाया था, बार बार जब पढ़ाता हूँ तो यही कहता हूँ। दूसरा जो लॉ है वो ये है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और यही कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं आया समझ में। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कॉल्ड स्नेल लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल लॉ। तो मतलब रेशियो, क्या, रेशियो ऑफ साइन, पूरा देखो साइन, जो हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं ना, साइन थीटा का जब मैं स्टार्टिंग में सबसे बताया होऊंगा टेक्नोमेट्री, तो मैंने बताया था साइन थीटा का पूरा फुल फॉर्म होगा SINE। समझ गए कि नहीं। शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको। समझ गए कि नहीं। आया, तो ऐसा रहेगा। आया, हाँ ऐसे कॉस का भी होता है ऐसे। तो यहाँ जब अपने लिखना फिजिक्स में तो SINE ही लिखना है। समझ गए कि नहीं। नहीं समझे, नहीं समझे। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ क्या, साइन, एंड किसका, एंगल ऑफ किसका, हाँ साइन ऑफ एंगल ऑफ लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ तब क्या लिखोगे, हाँ क्या बोले ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला जाते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज क्या, कांस्टेंट। समझ गए। दिस लॉ क्या कहलाता है, कौन, स्नेल्स लॉ। समझ गए। और दिस कांस्टेंट कॉल्ड क्या, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए। तो इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो मतलब ऐसा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, बुक में एन दिया है ना, एन क्या दिया है, अरे उसके नीचे देखो, समझ गए, एन दिया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे एन नहीं लिखा है, म्यू बना रही होंगे जो मैं पहले बताया था, ऐसे म्यू बनाया होगा। मैं कह रहा था ना अपने बुक में म्यू नहीं दिया, स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही पढ़ाया होगा, जब सबसे स्टार्टिंग में लाइट पढ़ाया था तो म्यू और एन दोनों करके बताया था मैंने, समझ गए। म्यू दूसरी बुक में दिया है, अपनी बुक में एन दिया है, ठीक है, तो हम एन से लिखें। अब मुद्दा ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज ए रेशियो, क्या है, रेशियो, समझ गए। अगर तुम्हें आएगा तो यहाँ इट इज लिख के पूरा यही के ये टिप देना, नहीं आया समझ में, दूसरा लॉ ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया गया है, वेलोसिटी के हिसाब से, लाइट की स्पीड या वेलोसिटी के हिसाब से उसको डिफाइन किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रेशियो है तो किसी एक से बना नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का बना ही नहीं है, नहीं समझ पाए, ये रिलेटिव वर्ड है, क्या है, रिलेटिव वर्ड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ये तुम कैसे बताओगे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का होगा, किसका, जिसमें लाइट जाएगी, जिससे आएगी उसके रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये आया समझ में कि नहीं, आ गया ना। जैसे लाइट इधर रेयर से डेंसर का आया तो ये डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है, डेंसर का। इधर मान लो एयर है, क्या है, एयर, इधर वाटर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, किसका है, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बताया होगा दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अपने बुक में टेबल दिया है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहें, किसका कहें, वाटर का, तो मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर या वैक्यूम के। ये मैंने बताया था एक दिन, जब एयर से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बुक में दिया है और पेपर में आता भी है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो तुम क्या कहोगे, व्हेन लाइट पासिंग थ्रू एयर टू अदर मीडियम, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर मीडियम का क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं समझ पाए, नहीं समझे। जैसे हवा से, एयर से या वैक्यूम से भी कर सकते हैं, एयर या वैक्यूम से लाइट आ रही है, ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात, अनुपात पगले। देखो अब सुनो, जैसे इधर से लाइट आ रही है एयर से, और इधर से इधर जाएगी कहाँ, ग्लास, वाटर, किसी में भी, ग्लास में। तो अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, इधर ग्लास का जी लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे, समझ गए, जी ए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये भी आ जाता है कभी कभी पढ़ना, ऐसे देता है तो पूछ देता है, बस इतना ही दे के पूछता है इससे तुम क्या समझते हो, समझ गए कि नहीं। जिससे हम ये समझते हैं लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा है कॉल्ड, ये ऐसा कहलाएगा कॉल्ड, क्या कर सकते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट, क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नहीं समझे, इसको हम लोग ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। नहीं समझे क्या, एयर या वैक्यूम से अगर लाइट आएगी किसी मीडियम में तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं आया क्या,
याद रख लेना बालक, कर नहीं पाओगे बोर्ड में। बोर्ड में क्या सोच रहे हो, चीटिंग कर लेंगे क्या? एक एक मार्क्स का आता है, कहीं से भी दे देगा वो। आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नहीं। अब इसको स्पीड के हिसाब से बताया गया। किसके हिसाब से? स्पीड के हिसाब से। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा वाटर, यहाँ पर लिखा ग्लास, ग्लास लिखा, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर का। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्लास का। क्या हो गया ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? नहीं है? है कि नहीं है? क्यों नहीं है? और है तो क्यों है? हाँ, क्या बोला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं है? है। ये खेल देखता थोड़ी ना चाहिए, एयर या फिर वैक्यूम से ही लाइट आनी चाहिए। मतलब फर्स्ट मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फर्स्ट मीडियम होना चाहिए एयर या फिर वैक्यूम। इसमें फर्स्ट मीडियम कौन सा है? ग्लास। मुँह मार दूंगा अभी। यहाँ लाइट ग्लास से आ रही है, किसमें? वाटर में। समझ गए? तो इसको हम स्पीड के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो स्पीड से लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कितना? ग्लास। नहीं आया समझ में? और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आया समझ में कि नहीं? ऐसा स्पीड से भी हम बता सकते हैं। जैसे अपने पास यहाँ केवल ग्लास का दिया है, ऐसे NG लिख दिया। ये अकेले हो सकता है क्या? NG अकेले हो सकता है क्या? कभी जीवन में नहीं हो सकता। यहाँ वैक्यूम है या एयर है, लिखा नहीं गया है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? एब्सोल्यूट। अगर केवल तुमसे कहे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो समझ जाना वो एयर के रिस्पेक्ट में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट बताया ना मैंने, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट किसमें? हाँ, इन ग्लास। समझ में आया? तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में पहले से पता रहता है अपने को। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार बताया है मैंने। या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बताया ना कई बार। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट रहेगा। आया समझ में? ग्लास रहेगा। तो तुमसे ये दिया रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास पूछेगा, या फिर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का दिया रहेगा, ये पूछेगा। और ये तो फिक्स होता है। नहीं आया समझ में? ऐसे कुछ भी पूछ सकता है इससे। इसके बाहर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई सवाल आएगा ही नहीं। नहीं समझे? इसी में से सवाल बना के देगा वो। आ गया कि नहीं आया? जैसे इसको हम लिखना चाहते हैं, जैसे NWG दिया है। अगर तुम निकालना चाहते हो ये कितना होगा, तो हम लिखेंगे कौन सा मीडियम पहले लिखेंगे? NW बाई क्या लिखेंगे? NG। नहीं समझे? तुम निकालना चाहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का टेबल में दिया हुआ है, ऊपर लिख दो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, नीचे क्या रहेगा? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। समझ गए कि नहीं? आ जाएगा आंसर। टेबल में वहाँ दिया रहेगा। तुम्हें क्या दिया रहेगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का। कहेगा वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालो। नहीं समझ पाए क्या? तो तुम्हें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। बस इससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं बनेगा। टेंशन लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। बाबा आ गया? देखो, अगर तुमसे जैसे वाटर टू ग्लास पूछा है, तो ये जस्ट अपोजिट होगा किसके? ये आया? नहीं आया? नहीं समझे? जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, जैसे वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया है, समझ गए? मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लो AB ऐसे दे दिया 5। कितना दे दिया? 5। तुमसे पेपर में पूछे BA बताओ कितना होगा? कितना? BA। मतलब नहीं समझे बात को? समझो, ये ऐसा है, ऐसे भी आ सकते हैं सवाल। ऐसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और यह क्या पूछा है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो क्या है? रिवर्सिबिलिटी का रिलेशन है ऐसा, बस उसको उल्टा कर देना। नहीं आया समझ में? तो मतलब एन बी ए कितना हो जाएगा 1/5। समझ गए कि नहीं? तो ये घबराना नहीं, एकदम मिल गया तुम्हें बालक? हाँ मिल गया है। लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल उतना ज़्यादा बेंड होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा, लाइट टूवर्ड्स मीडियम उतना ज़्यादा बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का कम रहेगा, लाइट उतना उससे क्या रहेगी, अवे टू नॉर्मल। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा रहेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव, ये मैंने लिखवाया है प्रोपोर्शनल करके देखना कहीं। जिसका लाइट का स्पीड किस में ज़्यादा रहेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये सवाल आया था ना, एनसीईआरटी में है कि किस में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट की स्पीड जिसमें कम रहेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट की स्पीड कम। नहीं समझ पाए? क्योंकि ज़्यादा डेंसर और ज़्यादा डेंसर मतलब नॉर्मल की तरफ ज़्यादा मुड़ेगी लाइट। कुछ है नहीं बालक, बस तुम्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। समझ गए? कॉन्सेप्ट बनाओ, अलग अलग करके पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। देखो एक सवाल दिया है, एक सवाल है, मैं देता हूँ तुम लोगों को। क्या हो गया, खुश हो रहे तुम तो बहुत? तुम्हें सब आता है क्या? डायग्राम दिया है और कह रहा है कि रे ऐसे पास हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये बी मीडियम है, ये ए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसके? समझ गए? ऐसे हिंदी लिखा है वहाँ पर, समझ गए? क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे पूरा स्टेटमेंट में लिखा है। समझ गए? निकालो कितना होगा, ये सवाल है। समझ गए बाबा? तुम्हें तो आता ही है, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ बताओ कितना होगा, बताओ। ज़्यादा मुंह का देख रहे हो एक दूसरे के, फुग्गे हो एकदम। देखो ध्यान से सुनो, बी का ए के रिस्पेक्ट में, ए का बी के रिस्पेक्ट में, किसी का निकाल लो, उल्टा कर दो, निकल जाएगा। अगर लाइट इधर से आ रही तो घबराना नहीं, याद रख लो जीवन में, अगर लाइट ये आई और ऐसे मुड़ी, और मैं अगर लाइट यहाँ से भेजूंगा ना तो ये पक्का इधर ही जाएगी। नहीं आया? क्या बोला नहीं समझे? ऐसे आ रही है ना, ऐसे मुड़ी, अगर मैं इसको ऐसे भेजूंगा ना तो ऐसे ही मुड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं लेगा। ये फिक्स है, रिवर्सिबिलिटी का रूल। समझ गए? अब पूछा है बी का, तो मतलब हम मान लेते हैं लाइट ए से बी में जा रही है। इसने तो एरो बनाया है इधर, हम बना लेते हैं किधर? इधर, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? तो बताओ ये हो जाएगा क्या? आई यहाँ कौन सा होगा? 30। कौन सा होगा? 30 आई हो गया इंसिडेंट एंगल, 30 होगा, मुंह में मार दूंगा। आई ये होगा नॉर्मल से, क्या होगा? आई ये होगा 60 डिग्री। नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो होता है, और ये आर है जो नॉर्मल से एंगल बनता है। समझ गए कि नहीं? तो देखो एन बी ए ये पूछा है, तो बताओ क्या लिखेंगे? देखो मैं कह रहा था ए बी और ए बी आ ही गया। देखो समझ गए? एन बी ए यहाँ पे कितना लिखेंगे? कबाड़ी क्या बोले ना? देखो एन आई एन आर, आई कितना है? साइन 60, और यहाँ कितना है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 45 कितना है? इसको, ये तो जीवन तो बर्बाद हो गया, इसको सॉल्व भी नहीं करना आता अपने तो। आता है? यहाँ पर ऑप्शन है, क्या है? ऑप्शन है, क्या हुआ? साइन आई 60 है ना, और ये 45 साइन आर, तो बताओ कितना होगा? √3 इंटू √2 कर दो, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। देखो √3 इंटू √2/2, ये √6 होगा, ऑप्शन में है नहीं, तो ये 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू ये खत्म, तो ऑप्शन में ये है √3/2।
√2 ऐसा। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें लग रहा है गलत हो गया है? देखो मना रहे हैं तुम गलत हो गया है। नहीं लिखा, नहीं लिखा, कहाँ लिखा? हाँ कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? इस सवाल में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सवाल सुन लिया? मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है? बी का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। समझ गए? बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट बताना है, मतलब एन, कुछ नंबर नहीं दिया है, एन बी है। ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। देखो ऑप्शन है यहाँ पर एन बी ए, मतलब ऑप्शन नहीं दिया, हिंदी में लिखा है, मैं बता देता हूँ। एन बी ए ग्रेटर देन 1, बी ए लेस देन 1, एन बी, ये मैं अपने मन से ऑप्शन बना रहा हूँ, वहाँ हिंदी में लिखा है ऐसे केवल स्टेटमेंट में। समझ गए? और यहाँ दिया है यूनिटी, एन बी ए 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ये सवाल है। देखो सवाल यही तो, अरे यही तो क्वेश्चन है। ये दिया है बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या बोले? हाँ कॉमन सेंस लगाओ, जो है नहीं लेकिन लगा देते हैं, ठीक है? देखो ये है आई, ये क्या है? ये वाला आर है और ये पूरा आई है। इससे तुमने क्या सीखा? आई बड़ा है किससे? आर से। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा। कितना होगा? 1 से बड़ा। क्यों? क्योंकि देखो साइन आई बाई क्या होता है? साइन आर। नहीं समझे? साइन की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वैल्यू भी इतना बड़ा होता है। नहीं आया समझ में? देखो जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। वैल्यू बढ़ती चली जाती है। नहीं समझे? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब जितना एंगल बड़ा होगा उतना वैल्यू बड़ी होगी। मतलब साइन आई बड़ा है किससे? साइन आर से। जब ये बड़ा ये छोटा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 से बड़ी। कितनी आएगी? 1 से बड़ी। सोचो सवाल कैसे कैसे आ जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो देखा ही नहीं। देखोगे क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन कन्वेंशन क्या बताना है? कार्टेशियन वो याद रखो। प्लेन इधर प्लस होता है, इधर प्लस, इधर माइनस। समझ गया? ये नीचे मत करो, इधर प्लस इधर माइनस, ये एक्सिस की बात। इधर प्लस इधर माइनस, बस इसको ध्यान में रखो। और क्या? ये पोल मान लो। क्या मान लो? पोल। किसके लिए? लेंस के लिए। गलत। मिरर के लिए पोल रहेगा, लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। बस समझ गए? और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा हम कंसीडर करेंगे मिरर के लिए कहाँ से? पोल से। और प्रिंसिपल एक्सिस से साइन कन्वेंशन मेजर करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। समझ गए? डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। नहीं समझ पाए? हमेशा हम ऐसा ही मिरर बनाते हैं कि पॉलिश्ड सरफेस हमेशा किस साइड रहे? लेफ्ट साइड। किस साइड रहे? लेफ्ट साइड। समझ गए? टूवर्ड्स पॉलिश्ड सरफेस हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव। मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट की रे जिधर से आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा। और जिस साइड से लाइट आएगी मतलब पोल के इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बस हो गया। आया समझ में? जैसे तुम्हें ऐसे दे दे, मान लो टीचर ने फंसाने के लिए ऐसे दे दिया, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया, अब लाइट इधर से आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये ऊपर। ये कभी देते नहीं टीचर। मान लो तुम्हें ऐसे ही दे दिया बनाने के लिए, नहीं आया समझ में? तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, सरफेस इधर है तो पोल इधर है, तो इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा? माइनस। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उधर माइनस लेना है। आया समझ में? तो 99.999% इधर ही रहता है सरफेस। किधर? वो तो टीचर अगर बेवकूफ़ बना रहा है अपने को तो इधर दे सकता है, बाकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही बनाया जाता है, चाहे कॉनकेव मिरर बनाया जाए चाहे कॉन्वेक्स। नहीं आया समझ में? जब भी लेंस भी जब भी हम लोग लेंगे ना
तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं। नहीं आया समझ में? इसीलिए इधर वाला नेगेटिव ही लेते हैं, ये फिक्स कर दिया गया है। लेकिन मान लो बहका के कह रहा है ऑब्जेक्ट इधर है, तब उल्टा हो जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहेगा लेकिन बाकी वो नेगेटिव उधर हो जाएगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? और हाँ, वो तो अलग अलग कंडीशन। मैग्निफिकेशन तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ, कैसे पेपर दोगे? हैं हाँ, मोड वही तो है एम मैग्निफिकेशन। क्या हुआ? मुंह में मार दूंगा तो यार। तो मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन वो सिलेबस में नहीं है, बल्कि मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से लिखते हैं। ये एक्चुअली में मैग्निफिकेशन वर्ड गलत है, यहाँ पे होना चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। होता क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन सही है। अगर अपने सिलेबस में मैग्निफिकेशन केवल लिखा है तो हम लीनियर ही समझेंगे। होता क्या है कि देखो, जैसे मैं ये कांच, ये अगर मिरर के सामने रखूँ तो ये मोटा पतला भी दिख सकता है, तुम नहीं समझे। और जो हम मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं वो केवल हाइट का रहता है। किसका रहता है? हाइट का, इसकी चौड़ाई का नहीं रहता है। नहीं आया समझ में? नहीं समझा मैं क्या बोला? इसलिए जो अपने सिलेबस में वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन केवल हाइट का बताएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज ए रेशियो। क्या है? एक रेशियो है। क्या है? रेशियो, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ पाए क्या? तो मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, यूनिटलेस है मैग्निफिकेशन। अब लेंस का भी होगा और किसका होगा? लेंस का होगा और किसका होगा? मिरर का। समझ गए कि नहीं? लेंस का भी होगा और मिरर का भी होगा। तो अब एक एक करके मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे अभी लड़की ने पूछा मॉड, क्या पूछा? मॉड। इसका फुल फॉर्म है मॉडुलस। वैसे मॉड ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस है। क्या है? मॉडुलस। समझ गए? तो मॉडुलस जब भी लगता है इसे दो लाइन खींच के यहाँ लिख दिया जाता है। यहाँ मॉडुलस में लिखने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जब भी बाहर आएगी प्लस ही आएगी। क्या आएगी? प्लस। इसका मतलब बस ये है। -2 लिखोगे 2 होगा, 2 लिखोगे 2 होगा, -3 लिखोगे 3 होगा। समझ गए ना? +3 लिखोगे तो 3 ही रहेगा। नहीं समझ पाए? समझ गए? -0.25 लिखोगे तो कितना होगा? 0 प्लस का 2.5। अगर -7 लिखेंगे तो क्या होगा? 7। नहीं आया? जो चीज़ माइनस रहेगी उसको क्या कर देगा? प्लस। अरे मॉड कहते हैं, मॉड है इसको कहते हैं, मॉडुलस है। ये 11th में है, ये हटा देते हैं, अभी कोई मतलब का नहीं है। नहीं आया समझ में? मतलब इसमें जो नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा क्या देगा? प्लस। क्या देगा? प्लस। ऐसा कहने का मतलब है। अब सुनो, मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है? मैग्निफिकेशन, ध्यान से सुनना नहीं मुंह में मार दूंगा मैं। मैग्निफिकेशन जब भी लिखना, लाइट में कोई भी चीज़ लिखो, गिवन में जब भी लिखना है प्लस माइनस जरूर लगाना है। कौन सा? क्या लगाना है? प्लस माइनस। आया समझ में? प्लस माइनस लगाना ही है अपने को। समझ गए? जैसे तुम सोचोगे 1 लिख दिया तो m-1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? -1। m1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? -1। इसलिए यहाँ पे +1 लगता है। m 0 से कम भी हो सकता है, m 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, m 0 से 1 से बड़ा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? m किससे को हो सकता है? -1 और 0 के बीच। याद थोड़ी रहता है मुझे कुछ भी, जो मुझे समझ में आता है मैं लिखता रहता हूँ। समझ गए कि नहीं? कोई सिस्टम से इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। देखो ये हो गया, और क्या हो सकता है? m > -1। इससे ज़्यादा केस बन ही नहीं सकता। लेस देन -1 लगाते, क्या लगाते हैं? ग्रेटर देन -1 तो 1 में आ जाएगा, लेस देन -1। इससे ज़्यादा m की वैल्यू हो ही नहीं सकती, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए?
इसी में से एक केस अगर आएगा तो आएगा। देखो m इक्वल टू +1 कौन सा मिरर है? देखो प्लस तभी आया होगा जब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो एनसीईआरटी में ये प्लेन मिरर है और हाइट दोनों बराबर होगी, कट गया होगा 1 आ गया होगा। ये भी प्लस हाइट भी बराबर, इरेक्ट बन रहा होगा इमेज। कैसी बन रही होगी? इरेक्ट और वर्चुअल। प्लेन मिरर है और सेम साइज। ये कौन सा है? प्लेन मिरर। नहीं आया क्या समझ में? और नेचर कैसा उसका? इरेक्ट वर्चुअल, समझ गए? -1 m इक्वल टू -1 क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। क्या क्या बोला, नहीं समझे? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि जब कॉनकेव मिरर बनेगा ना, बात को समझो, सी पर रखेंगे, सी पर ही उल्टा बनेगा, इसलिए माइनस होगा। कॉन्वेक्स लेंस लेंगे ना, जब 2f पे रखेंगे तो 2f पर ही उल्टा बनेगा। अरे आया, नहीं समझे? तो ये होगा। कुछ करना नहीं है वाला, इनफाइनाइट तरीके से सवाल बन सकते हैं, नो टेंशन एकदम। 1 से कम, 0 से कम कब होता है? 0 से कम का मतलब क्या? माइनस में। सारे माइनस में इमेज तभी बने, मतलब माइनस में तभी आएगा जब 5 केस कॉनकेव के रहेंगे। किसके रहेंगे? 5 केस। छठा वर्चुअल वाला छोड़कर, वर्चुअल वाला छोड़कर, वर्चुअल वाले के लिए 1 से ज़्यादा रहेगा। m क्या रहेगा? 1 से ज़्यादा, क्योंकि इमेज बड़ी बनेगी। बस तुम्हें वो फिगर दिमाग में रखना है, बना देना है, कुछ नहीं। ये कहाँ लगेगा? ये पूरा का पूरा वेरीफाइड है। कहाँ पर? कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से कैसे बनती है? छोटी, और प्लस के बनती है, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये किसके लिए है? ये सीधी सी बात, अगर ऐसा दे दे, ऐसा का मतलब क्या है? इमेज छोटी बन रही है, तो मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है कॉनकेव में, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है कॉनकेव मिरर में, तभी इमेज छोटी और उल्टी बनती है। मतलब तुम्हें वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, डायरेक्ट सब कनेक्ट है वाले, कुछ नहीं। -1 से कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट सी के पहले रखा जाएगा। मतलब समझ गए ना? सी और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो -1 से कम आएगा मैग्निफिकेशन। -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, ऐसे आएगा बालक। ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ? सब फिगर से बालक। नहीं समझे? तुम याद नहीं कर सकते, मैंने कभी कुछ याद नहीं करा जीवन में। हाँ, डायग्राम आएगा पेपर में।